नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान अभी हमने पिछली क्लास में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे और आज की इस क्लास में भी हम पादप रोग विज्ञान यानी प्लांट पैथोलॉजी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज की जो क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से एक दो प्रश्न ज़रूर आने वाले हैं। हमारी एक क्लास हो चुकी थी और आज हमारी ये सेकंड क्लास है और आज की इस क्लास में हम बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं ताकि यहाँ से यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जैसे पीएटी, सीपीएटी, आईसीआर और अभी जो परीक्षा चल रही है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देश में आलू का मस्सा रोग प्रतिबंधित यानी स्थानिक है। जो आलू का जो मस्सा रोग है जिसे हम बार्ट भी कहते हैं और इसका जो कारक है सिनकाइट्रियम एंडोवाइटिकम। सिनकाइट्रियम एंडोवाइटिकम ये फफूंद है। तो ये जो स्थानिक है ये रोग मतलब हमेशा होता है। तो ये कहाँ पर होता है? दार्जिलिंग हिल्स में। कहाँ पर होता है? दार्जिलिंग हिल्स। और ये दार्जिलिंग हिल्स कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आपको पता ही है एक सूक्ष्म जीव होता है और इस जीव के कारण काफ़ी अधिक पेड़ पौधों और फसलों में रोग देखे जाते हैं। तो हालांकि कुछ फायदेमंद जाति भी होती है इसकी। तो माइकोप्लाज्मा संवेदनशील है, मतलब माइकोप्लाज्मा संवेदनशील है किसके? टेट्रासाइक्लिन के प्रति। मतलब ये टेट्रासाइक्लिन जो एक फंजीसाइड है इसका छिड़काव करने से इसमें काफ़ी बचाव होता है, इससे काफ़ी बचाव होता है। दुनिया में पहला ट्रांसजेनिक पौधा। दुनिया में पहला ट्रांसजेनिक पौधा जैसे आपने बीटी कॉटन सुना होगा, बीटी टोबाको सुना होगा और भी ऐसी बहुत सारी किस्में हैं। तो ये सब ट्रांसजेनिक के यानी जीन स्थानांतरण के माध्यम से ही तैयार किए गए हैं व्यावसायिक फसलों को ज़्यादा लाभदायक बनाने के लिए। तो दुनिया में पहला ट्रांसजेनिक पौधा विकसित किया गया था। किसने किस फसल का पौधा विकसित किया गया था? तंबाकू का। किसका किया गया था? तंबाकू का। बाजरा का डाउनी मिल्ड्यू फफूंदी रोग किससे कम किया जा सकता है? तो बाजरे में एक भयंकर खतरनाक बीमारी लगती है और इस बीमारी के कारण काफ़ी नुकसान भी होता है। तो इस बीमारी को जो है यदि नियंत्रण करना है तो क्या हम कोई रसायन छिड़काव कर सकते हैं? तो बिल्कुल क्लोरीन का छिड़काव करके हम नियंत्रण कर सकते हैं। हालांकि मार्केट में बहुत सारी फंजीसाइड भी अवेलेबल है, हम बीज उपचार करके भी इस रोग को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन क्लोरीन भी काफ़ी प्रभावी तरीका है। गेहूं का अनावृत कंड रोग, और ये गेहूं का अनावृत कंड रोग को लूज स्मट भी कहा जाता है, आंतरिक रूप से बीज जनित है। अब ये गेहूं का अनावृत कंड रोग कैसा रोग है? आंतरिक बीज जनित रोग है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये रोग के जो है स्पोर, ये फफूंद के कारण ये रोग होता है तो इसके स्पोर जो है बीज के अंदर छुपे रहते हैं, लेकिन जैसे ही बीज के अंदर निश्चित तापमान, आर्द्रता सब कुछ मिलता है और ये जर्मिनेट हो जाते हैं और जर्मिनेट होने के बाद ये पेड़ पौधे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। आम के माल फॉर्मेशन खराबी के कारकों में से एक है। यानी आम में एक बीमारी लगती है जिसका नाम क्या है? माल फॉर्मेशन। क्या नाम है? माल फॉर्मेशन। तो ये बीमारी को पैदा करने वाला कौन सा कारक है? कवक है। क्या है? कवक। और उस कवक का नाम क्या है? फुसेरियम। क्या नाम है उसका? फुसेरियम। ये आम का माल फॉर्मेशन बीमारी से आम की फसल में काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। इससे जो है आम के फलों की गुणवत्ता खराब तो होती ही है, साथ में उत्पादकता भी घट जाती है। इससे क्या है, जो कृषक है
बागवानी करने वाला उसको काफ़ी हानि का सामना करना पड़ता है। छाछिया रोग, छाछिया रोग को पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से भी जाना जाता है। अब इस रोग में क्या रहता है, इस रोग में पत्तियों के ऊपर सफ़ेद डस्ट जैसा जम जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू भी कहते हैं। तो पाउडरी मिल्ड्यू फफूंद के नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी कवकनाशी का नाम बताइए। तो ये जो है, इस रोग से लड़ने के लिए सबसे अच्छी कवकनाशी वर्तमान में है, तो वो क्या है, सल्फर कवकनाशी, यानी सल्फर मिक्स वाली जो भी कवकनाशी आती है, यदि आप इस रोग में छिड़काव करते हैं तो नियंत्रण मिलता है। हालांकि इसकी पहचान कैसे है, यदि आप कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों की खेती करते हैं, जैसे लौकी, ककड़ी, कंदीलर, तो जनरली आपने देखा ही होगा, तो यदि आप लौकी के पत्ते देखेंगे तो इसके ऊपर एक सफ़ेद सा डस्ट जैसा जम जाता है, और वो डस्ट ही क्या है, कौन सा रोग है वो, पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे छाछिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आगे देखेंगे आलू पत्ती रोल वायरस, यानी आलू में एक रोग लगता है और उस रोग में क्या रहता है, पत्ती रोल जैसे हो जाती है। कैसी हो जाती है, पत्ती रोल जैसे हो जाती है, और ये रोग का कारक है वायरस। और ये वायरस को सबसे ज़्यादा कौन फैलाता है, एफिड्स फैलाता है। कौन फैलाता है, एफिड्स। यदि हम सही मायने में देखें तो सबसे ज़्यादा जो संक्रामक रोग है, जो वायरस जनित है, इस रोग को फैलाने में, चाहे कोई सी भी फसल हो, इसमें एफिड्स का ही मुख्य योगदान होता है। अब बात आती है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपको पता ही होगा, ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी 1929 में। ये प्रश्न पेपर में काफ़ी चर्चा में रहता है, चाहे एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम हो या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, जनरल कंपटीशन जैसे पटवारी है, पुलिस है, या और भी एग्ज़ाम हो, ये काफ़ी बार पूछता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1929 में। लेकिन कभी कभी इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है, और कैसा पूछता है कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। तो प्रथम एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो ऐसे इसको 2-3 तरह से कभी कभी बोर्ड वाला इसे पूछता है। MLO, अब ऐसे तो हम सीधे तौर में इसे कहें तो माइकोप्लाज्मा, लेकिन MLO का हम मीनिंग देख लेते हैं, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। अब पूछा क्या गया इसके बारे में, इसके बारे में पूछा गया कि इसका आकार कैसा रहता है, दिखने में कैसा होता है। तो MLO का सर्पिल, सर्प जैसा आकार होता है, यानी पेचदार आकार में दिखाई देता है, और इसे स्पाइरोप्लाज्मा के रूप में भी जाना जाता है। मतलब इसका आकार या तो सर्पिल होता है या तो पेचदार होता है, और इसको दूसरे नाम से स्पाइरोप्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है सभी लक्षणों और संकेतों। यदि हम सभी लक्षण और संकेत, यदि दोनों को हम मिलाएं तो क्या कहलाएगा, सिंड्रोम कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंड्रोम कहलाता है। अब बात आती है बहुत महत्वपूर्ण, ये प्रश्न काफ़ी चर्चा में रहता है और पूछा भी जाता है कि प्रथम जीवाणु रोग की खोज किस पौधे में हुई थी, कौन से रोग में हुई थी। तो प्रथम जीवाणु जनित रोग की खोज नाशपाती में हुई थी। किस में हुई थी, नाशपाती में। और नाशपाती के कौन से रोग में सबसे पहले देखा गया था, अग्नि झुलसा रोग में देखा गया था। किस में देखा गया था, अग्नि झुलसा रोग में। ये प्रश्न काफ़ी बार, ये प्रश्न MPPSC में भी पूछा था, साथ में PAT के एग्ज़ाम में भी पूछा था। आलू का पछेती झुलसा व सरसों का सफ़ेद रोली। आलू का पछेती झुलसा अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण, ये आलू का जो पछेती झुलसा एक फफूंद होता है और उसका नाम क्या है, अल्टरनेरिया सोलेनाई। और सरसों का सफ़ेद रोली रोग, हमने अभी कुछ ही देर पहले देखे थे कि सरसों में एक सफ़ेद रोली रोग होता है जो काफ़ी नुकसानदायक होता है। और ये रोग जो है किस कारण से होता है, इसका कारक क्या है, इसका कारक है अल्बुगो कैंडिडा।
तो आलू का पछेती झुलसा व सरसों का सफ़ेद रोली रोग जो होता है, ये दोनों रोगों का फंगस का जो है गढ़ कौन सा है? क्या पूछा है? गढ़ कौन सा है? तो ये गढ़, इन दोनों रोगों का गढ़ पेरोना स्पोरेल्स है। क्या है? पेरोनो स्पोरेल्स है। तो ये कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है, हालांकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। हालांकि कुछ शब्द आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, या फिर ये भी लग सकता है कि आपने कभी नहीं सुने होंगे, तो ऐसा नहीं है। हम अभी जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अध्ययन कर रहे हैं, और मैं आपको कोशिश ये करता हूँ कि एक ही बार में पूरा समझ में जाए, लेकिन फिर भी कुछ कमी रहती है तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि हम उसे जो है सॉल्व करेंगे। और एग्रीकल्चर का जो भी एग्ज़ाम है, सभी के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर कृषि विस्तार अधिकारी, और साथ में जो है पीएटी के एग्ज़ाम के लिए, पीएटी, सीपीएटी या फिर सीजीपीएटी, और भी जो एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम होते ही रहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो इस क्लास को आप मिस ना करें, स्किप ना करें, ज़रूर देखें। ये क्लास बहुत ही फायदेमंद होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अगला देखते हैं हम, साइब्रिड। अब ये साइब्रिड के बारे में देखते हैं कि साइब्रिड क्या होता है। साइब्रिड्स, अब ये साइब्रिड बनता क्या है? तो साइब्रिड कैसे बनता है? तो माता पिता दोनों से कोशिका द्रव एवं किसी एक के नाभिक द्वारा यह बनता है। यदि साइब्रिड को बनाना है तो इसको बनाने के लिए माता पिता दोनों के कोशिका द्रव लेते हैं, और माता से या पिता से दोनों में किसी एक से एक नाभिक लेकर इसे बनाया जाता है। अब बात आती है रस्ट। तो रस्ट तो काफ़ी चर्चा में है, और रस्ट जो बीमारी है सबसे ज़्यादा नुकसान गेहूं में पहुंचाती है। हालांकि रस्ट बीमारी सभी में लगती है, ज़रूरी नहीं गेहूं की फसल में, और भी फसलें हैं जो रबी की फसलें, काफ़ी नुकसान इस बीमारी से देखने को मिलता है। तो रस्ट कवक में बीजाणु को दोहराते हैं। तो रस्ट कवक में जो बीजाणु को जो है यूरोडोस्पोर्स के नाम से जानते हैं। डाउनी मिल्ड्यू कवक में इयोन बीजाणु, यानी जो डाउनी मिल्ड्यू, जिसे हमने अभी अभी कुछ समय देखे कि जो डाउनी मिल्ड्यू बीमारी जो होती है, तो उसका जो कवक है, यानी उसमें इयोन बीजाणु सेक्सुअल स्पोर कैसा रहता है, मतलब उसकी प्रकृति कैसी रहती है, ये हमसे पूछा गया है। तो उसकी प्रकृति रहती है 2n, यानी द्विगुणित रहती है। उसकी प्रकृति कैसी रहती है? द्विगुणित रहती है। धान में ब्लास्ट रोग, जो काफ़ी हानिकारक रोग है, और इससे धान की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान भी देखने को सामने मिलता है। इसमें क्या रहता है, पहले पत्तियों में धब्बे बनते हैं, और फिर कुछ समय बाद जो है वो धब्बे फूट जाते हैं, जिससे पत्तियों में आर की पार छेद हो जाता है, और काफ़ी नुकसान भी होता है। तो धान में ब्लास्ट रोग के प्रकोप को कम किया जा सकता है। मतलब इस रोग को कम करने के लिए हम सिलिकॉन का छिड़काव कर सकते हैं। किसका छिड़काव कर सकते हैं? सिलिकॉन। स्मट फफूंदी गढ़ के अंतर्गत आता है। मतलब जो स्मट रोग को जो पैदा करता है या जन्म देता है, वो फफूंद किस गढ़ में आता है? तो अस्टीजेनेल्स। किस गढ़ में आता है? अस्टीजिनेल्स। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्मट रोग जो फैलाता है, वो फफूंद का गढ़ अस्टीजिनेल्स के अंतर्गत आता है। तो ये ऐसे प्रश्न हालांकि अभी तक पेपर में देखने को तो इसमें नहीं मिले कुछ प्रश्न, लेकिन कभी कभी क्या रहता है, जब पेपर सेट किया जाता है तो यहाँ से भी प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। वर्टिकल प्रतिरोध को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो वर्टिकल प्रतिरोध को जीन या गुणात्मक या प्रजाति विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न काफ़ी परीक्षा में काफ़ी चर्चा में रहता है कि वर्टिकल प्रतिरोध क्या है, ये बताइए। तो हालांकि जब प्रश्न आता है तो ऑप्शनल आता है, तो हमें परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जब भी पूछेगा तो
यही पूछेगा कि इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जीन या गुणात्मक या प्रजाति विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है। अब बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे सामने आने वाली है और क्या पूछा गया है कि प्रोकैरियोटस के उदाहरण हैं। तो प्रोकैरियोटस के उदाहरण से पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या रहती है हम वो समझ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक कला का अभाव होता है, जिसमें क्या होता है, केंद्रक कला का अभाव होता है। और इसमें क्या रहता है, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल कोशिका द्रव के सीधे संपर्क में होते हैं। प्रोटीन जो है न्यूक्लिक अम्ल और कोशिका के सीधे संपर्क में होते हैं। और इनमें जो कोशिकांग है जैसे लवक है, गल्जी तंत्र है, तारकाय, माइटोकांड्रिया आदि नहीं पाए जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें केंद्रिका तथा सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सीधी हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये प्रोकैरियोटस यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में ही सीधा पूछा जा रहा है। तो इस कोशिका में जो है केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है और इसमें कुछ कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं और कुछ कोशिकांग पाए भी जाते हैं तो वो उनका स्थान तितर बितर पड़े रहते हैं, मतलब उनका कोई एक व्यवस्थित स्थान नहीं होता है। तो अब ऐसी कोशिका के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, तो ऐसी कोशिका के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा आदि आते हैं। और आज की क्लास के अंतिम प्रश्न हम देखने वाले हैं वो क्या है, केले का मोको रोग जो काफ़ी हानिकारक रोग है किसके कारण होता है, तो केले का मोको रोग सूडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु के कारण होता है। बस आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, बाकी की जानकारी हम अगली क्लास में देखेंगे। आप बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे नए नए अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना है ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे।